अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आरटीआई एक्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल ऑडिट के बारे में। सोशल ऑडिट शुरू करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसमें सबसे पहले है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि स्टेट और सिटीजन्स के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहता है स्टेट और सिटीजन्स के बीच। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है और सिटीजन्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। स्टेट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है हम देखते हैं। स्टेट प्रोवाइड करेगा ऐसा कंडीशन जिसमें सारे सिटीजन्स की प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो, यानी सिटीजन्स के लिए काम करेगा। स्टेट का जिम्मेदारी है कि वो एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा और जो कम पेड हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करेगा वाया रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट होगा उसको मतलब ज्यादा अमीर लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पैसा है, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा गरीब हैं या उसका नीचे तबके के जो लोग हैं उनमें। अब स्टेट की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना और टैक्सेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। और स्टेट कब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा? जब उसको टैक्स मिलेगा। तो जब तक टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार ये सारी चीज सुविधाएं पूरी नहीं कर सकता। तो सिटीजन्स की भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। पहला जैसे है कि स्टेट को अकाउंटेबल रखना, ठीक है, यानी कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है तो वो क्या है, स्टेट को अकाउंटेबल रखना, यानी कि स्टेट अगर इन चीजों को फुलफिल नहीं करता है तो स्टेट की जवाबदेही तय करना है। ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिटीजन्स स्टेट को अकाउंटेबल तभी रख सकते हैं कि जब सिटीजन्स टैक्स पे करें इन द डायरेक्ट एंड विजिबल वे। जो भी सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कराती है उसके लिए टैक्स अगर सिटीजन्स पे करें तो वो सरकार को बोलेंगे नहीं, आपको अकाउंटेबल रहना है इस काम के लिए। तो ये टैक्सेशन क्या है, एक तरह से इकोनॉमिक ग्लू का काम करता है बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि अगर टैक्स देंगे तो सरकार काम करेगी और क्या काम करेगी उसकी जवाबदेही तय करना सिटीजन्स के हाथ में है। लेकिन आप तो बोलेंगे कि नहीं, सरकार को तो हम अकाउंटेबल रख ही सकते हैं, क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है काम का वो ब्यूरोक्रेसी करता है और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करता है पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस को हम देते हैं वोट। तो इसलिए क्या है, पॉलिटिशियंस हमारे अंडर काम कर रहा है। इंटर्न जो ब्यूरोक्रेसी है या स्टेट है वो अकाउंटेबल है हमारे, क्योंकि हम पॉलिटिशियन को वोट देके इसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। अगर ये नहीं करेगा तो हम अगले इलेक्शन में हटा देंगे। लेकिन ये जो आपकी अकाउंटेबिलिटी का तरीका है इंश्योर करने का, वो क्या है, पोस्ट फैक्टो है। पोस्ट फैक्टो इन द सेंस कि अगर इलेक्शन होगा तभी 5 साल बाद ही तो आप हटा पाएंगे इसको। 5 साल के पहले इसको कैसे हटा पाएंगे पॉलिटिशियंस को? यानी कि ड्यू प्रोसेस में अगर कोई भी चीज इंप्लीमेंट हो रहा है उसके प्रोसेस में सिटीजन्स कैसे जवाबदेही तय करे, क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं 5 साल बाद, तब पॉलिटिशियन हटेगा, तब तक इंश्योरेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी? तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिशियंस है और ब्यूरोक्रेसी है, इसमें 2 फिनोमेना हो सकते हैं, क्या तो पॉलिटिसाइजेशन हो जाए या नहीं तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाए। यानी कि ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करने लगे पॉलिटिशियन को और पॉलिटिशियन इंटर्न ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करने लगे। ये भी घातक है। ये दोनों आपस में काम करने लगेंगे अपने फायदे के लिए, और सिटीजन्स को क्या होगा, वो चीजें नहीं मिल पाएगी और सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। 2 फैक्टर हो गए जिससे अकाउंटेबिलिटी तय करना जरूरी है। लिखित में तो है कि 5 साल बाद हम उसको हटा सकते हैं, इसलिए पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी हम तय करना हमारे हाथ में है, वो हमारे लिए काम करता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये मुश्किल है, क्योंकि ये चीजें हो नहीं पाती हैं टू द टाइम। जिस टाइम पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस समय सिटीजन्स कैसे किसी को अकाउंटेबल रखे, ये पहला एक तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, सिटीजन्स एलिनेट हो जाते हैं स्टेट से। एलिनेशन क्यों होता है? क्योंकि सिटीजन्स कुछ डिमांड करते हैं और फुलफिल नहीं हो पाता, तो वो एक तरह से विमुख हो जाते हैं, कहते हैं कि स्टेट के बस का ये चीज नहीं है, अपने से जो होना है वो करो। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं। इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि सिटीजन्स के द्वारा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी या जो भी सरकार है उसकी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। लेकिन उस चीजों पे जाने से पहले हम लोग कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, शुरू में क्या था कि जब पहले जब ब्यूरोक्रेसी की अगर हम चर्चा करें तो वहां था ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस क्या था, रूटीन कामों का फोकस था, उसके कुछ फीचर्स थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि 90s 80s के बाद धीरे धीरे दौर आने लगा पब्लिक चॉइस अप्रोच का, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये सारी दौर है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें क्या है कि सरकार को जो लगा कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया को ये लगा कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है हमारे सारे ऑब्जेक्टिव को,
यानी कि इसमें तीन चीजों की कमी है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये तीन चीज नहीं मिल पा रहे हैं और ये चीजें पब्लिक सेक्टर में हमें मौजूद हैं, दिख रही हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि कुछ ने बोला कि नहीं मार्केट को मौका देना चाहिए, कुछ ने बोला कि नहीं सरकार में ही कुछ चेंजिंग लानी चाहिए, यानी कि बेसिस सरकार ही पूरा करे लेकिन वो जो तरीका है वो प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ कंसेप्ट उभर के आए। तो जरूरत क्या थी कि हमें ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ दूसरे टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने की, ताकि इनके ऑब्जेक्टिव जो है ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। यानी कि इनके स्ट्रक्चर पे खरा उतरने के लिए हमें ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से मूव करना पड़ा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन हम चाहते हैं। इसी के बीच क्या क्या कंसेप्ट आया है नया, जैसे पहले कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या था, वो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप था। फिर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट लाया कि गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस क्या था, गवर्नेंस था सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या था, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, जैसे एनजीओ था, सिविल सोसाइटी था, ठीक है। तो मल्टीपल सिटीजन्स थे। तो अगर गवर्नमेंट क्या है कि जिसमें केवल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे, केवल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस यही कंट्रोल करें सरकार को क्या करना है, कैसे करना है, ये था कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का। उसके बाद कंसेप्ट आया गवर्नेंस का, जिसमें मल्टी पार्टी अप्रोच था एक तरह से, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आया गुड गवर्नेंस का, ठीक है। गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, पार्टिसिपेशन, सबके साथ साथ हमें क्या चाहिए, वैल्यू लेडन अप्रोच चाहिए। वैल्यू लेडन अप्रोच का मतलब कि जो एक तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके प्रति आपकी वैल्यूज हो, इन द सेंस कि अगर कोई लेडी जा रही है किसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, अगर उसको नहीं मिल रहा है अनाज ड्यू टू उसके पास अगर राशन कार्ड नहीं है, तो वैल्यूज क्या कहते हैं, नियम तो यही कहता है कि उसको नहीं दे, लेकिन वैल्यूज क्या कहता है कि उसको कैसे भी राशन प्रोवाइड कराया जाए। तो अभी गुड गवर्नेंस में क्या था, गुड गवर्नेंस था एक वैल्यू लेडन अप्रोच, यानी कि ई जो है ये तो रहेगा ही, सिटीजन सबका पार्टिसिपेशन भी रहेगा और साथ साथ में वैल्यूज भी रहेंगे। तो ये नया टर्म उभर के आया, ये सारी चीजें बीच में हुई। एक मिनट, अब इन चीजों को होने के लिए क्या था, एक नए तरह के एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी जिसमें मल्टी पार्टी अप्रोच हो, सबका अप्रोच हो। तो एक बार हम नजर डालते हैं कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में और नए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन जो डिमांड किया जा रहा था इन सारे अप्रोचेज के द्वारा, उसमें क्या क्या चीजें जरूरत थी। तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड था स्टेटस को जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। जो रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था वो चेंज ओरिएंटेड चाहिए था, गोल ओरिएंटेड चाहिए था। ये काफी सेंट्रलाइज था बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, नया एडमिनिस्ट्रेशन मांग कर रहा था डिसेंट्रलाइजेशन की। ये हायरार्किकल एंड रिजिड था, इसको चाहिए था डायनेमिक और फ्लेक्सिबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड पब्लिक। इसका एम्फेसिस था इकोनॉमी एफिशिएंसी पे और इसका फोकस था इफेक्टिवनेस एंड गोल ओरिएंटेड। अब ये तीन चीजें समझने वाली है, मैं बहुत सारे लेक्चर में बताया भी हूँ। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि जिसका गोल पे फोकस रहे, जैसे कि इकोनॉमी कैसे आएगी, मान लीजिए मैं कुछ स्कूल बना दिया, ठीक है, कम लागत में स्कूल बना दिया कम पैसे में, तो वो क्या है, वो है इकोनॉमी। एफिशिएंसी क्या हुआ कि स्कूल बन के तैयार हो गया, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार होगा सब कुछ। इफेक्टिवनेस तब आएगा कि जब इसमें से जो बच्चे पढ़ेंगे वो कैपेबल हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं इफेक्टिवनेस। जो गोल, जो मेन गोल ऑब्जेक्टिव है उस पे अगर रिजल्ट ओरिएंटेड है तो वही कहलाता है इफेक्टिवनेस। तो फोकस अभी सिर्फ था पहले इकोनॉमी एफिशिएंसी पे, अभी इफेक्टिवनेस पे फोकस था। ये रूल बाउंड था, ठीक है, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड था, यानी आउटकम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट पे ज्यादा फोकस था, ना कि रूल एंड रेगुलेशन के फुलफिलमेंट पे। यानी यहाँ है कि रजिस्टर में 2 लाइन खींचना है, एक इधर एंट्री बनेगा एक इधर एंट्री बनेगा, तो वो क्या है, ये रूल बाउंडेडनेस है। ये क्या है, रियल आउटकम ओरिएंटेड था। इसमें क्या था, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ऊपर वाला केवल आदेश दे और नीचे वाला पालन करे। इसमें क्या था, नए जो रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की मांग थी वो पीपल सेंट्रिक हो, ठीक है, वो पार्टिसिपेटिव हो, वो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, एक तरह से डेमोक्रेटिक हो। ये चीजों की जरूरत पड़ी। पहले रूटीन टास्क पे ज्यादा कंसर्न था, अभी नए टास्क और इनोवेशन पे ज्यादा फोकस था। पहले सिक्रेसी थी, यानी कि जो भी ओथ लेते थे लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है, मैं पद और गोपनीयता की शपथ रखूंगा, लेकिन अब जो जरूरत थी वो क्या थी, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी और अकाउंटेबिलिटी। अब ये जो 2 लास्ट चीज है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वही कीवर्ड है। और इसके लिए क्या जरूरत है, इसको इंश्योर करने के लिए कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म आए जिससे पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़े, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बढ़े। उसके लिए हमें जरूरत थी कुछ कुछ टूल्स की, और उस टूल्स में आपको आते हैं आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सिविल सोसाइटी, सोशल ऑडिट। ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को, एक तरह से पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर सकते हो, और वही पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन वो होगा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। सारी कहानी समझ में आ गई। पब्लिक
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच से कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम ये सब चीजें लाए, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट आया, पंचायती राज, क्योंकि इन सब के पीछे फोकस यही था कि डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव दैट इज पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। और पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीपल डायरेक्टली अकाउंटेबल रखे गवर्नमेंट को, उसके लिए हमें कुछ कुछ टूल्स लाने पड़े। उस टूल्स को जैसे आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, सिविल सोसाइटी सोशल ऑडिट, ये सारे जो टूल्स हैं एक तरह से तरीके हैं ताकि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें। और जिसमें सोशल ऑडिट एक टूल है जो कि पोस्ट फैक्टो 5 साल बाद किसी को अकाउंटेबल ना रख के ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम सिटीजन्स डायरेक्टली अकाउंटेबल रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी फंक्शन करता है उसको। चलते हैं आगे देखते हैं कि सोशल ऑडिट क्या है। अब यहां से मेन चैप्टर शुरू होता है। पहले भूमिका बन रही थी। सोशल ऑडिट क्या है, इसमें किसी भी पंचायत के एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक मनरेगा का यूनिट काम चल रहा है गांव में और इसमें बहुत सारे लोग डेली वेजर काम कर रहे हैं। अब यहाँ जो चेक्स हैं कि सही में रोड बन रहा है कि नहीं, रोड बना है तो उसका आउटकम क्या है, या रोड बना है तो वो इफिशिएंटली बना है कि नहीं, या केवल पेपर पर पैसे खर्च हो गए हैं, जो आदमी इसमें सही में सबको 100 दिन की रोजगार गारंटी मिली है कि नहीं, या उनको पैसा मिला है कि नहीं, इसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। एक्चुअली सरकार के जो मैकेनिज्म थे वो क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल ऑडिट है। ठीक है, सरकार अगर कहीं ऑडिट करती है तो फाइनेंशियल ऑडिट करती है। वो देखती है कि हाँ कितना पैसा एलोकेट हुआ और उस एलोकेशन का सही से खर्च हुआ है कि नहीं, तो वो पेपर पे चेक ज्यादा होता है। लेकिन एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिला है कि नहीं, कि कोई कहीं से घोस्ट एम्प्लॉय आ गए हैं, इन द सेंस कि पेपर पे ऐसे ही रैंडम नाम शो किया जा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, एक्चुअल जो एम्प्लॉय है उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए किसी मैकेनिज्म की जरूरत थी पंचायत लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे, तो वहीं से सोशल ऑडिट का कंसेप्ट आया है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, यानी कि अगर मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, किसी गांव का बेरोजगार हूँ, मुझे मनरेगा में जॉब मिल रहा है, तो मैं क्या हूँ, एक तरह से स्टेक होल्डर हूँ उसका। तो जो ये स्टेक होल्डर हैं, गांव के लोग, पंचायत के जो भी सदस्य हैं या ग्राम सभा के जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो एग्जाम करते हैं और असेस करते हैं। ठीक है, कोई जो भी प्रोग्राम स्कीम है जिसको कंडक्ट किया जा रहा है पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और यहाँ क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल है। वो क्या करते हैं कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको कंपेयर करते हैं जो ग्राउंड पे रियलिटीज है, जो सही से काम हो रहा है कि नहीं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल ऑडिट। यही सोशल ऑडिट है। लोगों के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू आप ऑफिशियल रिकॉर्ड से एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज को कंपेयर करते हो, ठीक है, किसी भी गांव में, पंचायत में। और इसमें मेन रोल क्या होता है, ग्राम सभा का मेन रोल होता है। तो सोशल ऑडिट क्या है, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाता है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जाता है इस टूल के थ्रू। ये जो स्लाइड मैंने लिया है विकासपीडिया से लिया है, ये शायद गवर्नमेंट का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, सोशल ऑडिट के लिए कोई एक तरह से इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक फंडेड है, उनके लिए कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑडिट कैरी आउट करता है। लेकिन सोशल ऑडिट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं है, कि यही इंस्टीट्यूशन नहीं है कि सोशल ऑडिट ये कैरी आउट करेंगे, या मतलब कोई एक तरह से इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना ही लीगल बैकिंग है। लीगल बैकिंग इन द सेंस कि कोई एक्ट नहीं है इसके लिए जो बताए कि नहीं इस एक्ट के थ्रू एम्पावर किया जाता है सोशल ऑडिट यूनिट्स को कि आप ये चीजें कर सकते हो। वैसा कोई एक्ट भी नहीं है। जैसे क्या है, एक तरह के आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको मिलेगी, पीछे एक एक्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसके अनुसार इसमें कोई लीगल बैकिंग नहीं है। इसमें क्या है, इनिशियली क्या हुआ था कि जो मनरेगा एक्ट था उसी में दे दिया गया था, उसी में एक तरह से लाइन ऐड कर दिया था कि सोशल ऑडिट जो भी मनरेगा के अंतर्गत जो भी काम होगा उसका सोशल ऑडिट किया जाएगा। तो केवल ये एक्ट में ही मेंशन है, ठीक है। तो वही मनरेगा में ही इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। और अभी लेटेस्ट में मेघालय ने एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आया है, कोई एक्ट लेके आया है। तो लेटेस्ट मेघालय एक स्टेट है, तो देखते हैं, भी कंटिन्यू करते हैं क्या है। तो सोशल ऑडिट मैंने बता दिया फाइनेंशियल ऑडिट से कैसे अलग है, ठीक है। सोशल ऑडिट का फोकस कहाँ रहता है, परफॉर्मेंसेज पे, ठीक है। जो भी प्रोग्राम है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें एथिकल विजन होता है, ठीक है। एथिकल विजन कैसे आएगा मैं समझाऊंगा उसको। इसमें क्या है, सारे स्टेक होल्डर मिलके, ठीक है, किसी भी सोशल प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हो, जैसे नरेगा के अंदर कोई एम्प्लॉय काम करता हो, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर, ग्राम सभा हो गया जैसे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल भी, ये सारे मिलके वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को और फिजिकल एविडेंस इकट्ठा करते हैं कि सही से वो काम हुआ है कि नहीं,
ठीक है। और ये क्या है, सोशल इम्पैक्ट भी एग्जामिन करता है सारे प्रोग्राम का। कैसे, अब ये तीन चीजें आई, जैसे इथिकल वर्जन आ गया, हमें सोशल वर्जन आ गया। कैसे आ गया इथिकल और सोशल? अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मनरेगा का यूनिट है, कहीं काम चल रहा है और उसके लिए सोशल ऑडिट करना है, तो इसमें पूरा सोसाइटी कैसे सहयोग देगा? तो एक तरह से ग्राम सभा आ गया। अब इस ग्राम सभा में सारे कास्ट के लोग आ गए, ठीक है, यानी कि ऊंच नीच सब कुछ भी है वो भी आ गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, लैंग्वेज एंड जेंडर, सभी आ गए, ठीक है। और उसके बाद ये लोग सारे एक तरह से मिलके सभी गांव के जो भी लोग हैं, जो भी बेनिफिशियरीज हैं, उसके पास जाके ओरिजिनल में रिकॉर्ड उनका वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसका सोशल इम्पैक्ट भी आ गया। तो इथिकल एंड सोशल इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है इस सोशल ऑडिट का, ठीक है। इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन है पीपुल्स पार्टिसिपेशन का, लोगों के पार्टिसिपेशन का, और ये लोगों के पार्टिसिपेशन और ऑडिट डिसिप्लिन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। यानी कि लोग ही ऑडिट कर रहे हैं, तो ये दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन, एक तरह से समझ लीजिए। इसमें क्या है, जैसे गांव के लोग क्या हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे कोई भी ऑडिट किया जाएगा, ठीक है, तो उनको आइडिया नहीं है, उनको ना ही ट्रेनिंग है। तो इसमें मदद के लिए आते हैं सोशल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सरकार कुछ एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ एक तरह का बॉडीज है जिसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप सोशल ऑडिट कैरी आउट करोगे, ठीक है। वो सोशल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो जाते हैं गांव में, और जो भी गांव में ऑडिटिंग के लिए गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हीं में से सेलेक्ट करते हैं गांव के ग्राम सभा के लोग से, और वो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअल कैरी आउट कैसे करेंगे आप ऑडिट, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी है नहीं है। तो सोशल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें आते हैं, स्टेट के द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त इन द सेंस कि गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन रहता है और लोगों का भी पार्टिसिपेशन। तो ये सोशल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि उनको ट्रेनिंग देते हैं और प्रोसेस कैसे कैरी आउट करना है उसको फैसिलिटेट कराते हैं। आगे दे रहा है कि सोशल ऑडिट प्रोसेस एक फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है। फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस यानी कि एक्चुअल में क्या है, वो चीज हो रहा है कि नहीं, ये फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, ये फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग इज फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस, यानी कि आप रजिस्टर में एंट्री बनाए हो कि नहीं, ये पैसा यहाँ पे कैसे खर्च हुआ, इसमें 25 पैसा कम कैसे है, तो ये क्या है, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस है। लेकिन ये फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस ना होकर फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, सोशल ऑडिट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ ऑडिटर क्रॉस वेरीफाई करते हैं फैक्ट को और डिटेल्स को, कहाँ से, जैसे कि जो भी पंचायत के अंदर जो भी ये बुक्स हो गए, रजिस्टर हो गए, जिसमें सारी चीज रखा जाता है, तो वो उनको लेके फिर क्रॉस वेरीफाई करके फैक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये उस डेजिग्नेटेड प्लेस पे भी जाते हैं जहां पे वर्क एक्चुअली कैरी आउट किया गया है, और वहां से देखते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, कंपेयर करते हैं कि सही से काम हुआ है कि नहीं। तो मोटा मोटी एक तरह से आपको आइडिया लग गया होगा कि सोशल ऑडिट क्या होता है। एक्चुअली अगर इसका प्रोसेस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि आखिर है क्या और कैसे काम करता है। चलते हैं आगे। अब सोशल ऑडिट के कुछ बेनिफिट हैं और उसके कुछ की फीचर्स हैं। बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि इससे क्या फायदे हैं, और की फीचर्स क्या हो गया कि इसके क्या इसके अंदर क्या चीजें हैं। जैसे की फीचर्स क्या हो गया, जैसे एक आदमी का क्या, एक हेल्दी मैन का की फीचर्स हो सकता है कि उसके बॉडी ऐसी हो, ठीक है, उसका लुक ऐसा हो, उसके हेयर ऐसे हो, तो ये फीचर्स होते हैं। तो सोशल ऑडिट के हम फीचर देखेंगे कि आखिर उसके अंदर क्या है, एक अच्छा सोशल ऑडिट के लिए क्या होना चाहिए। बेनिफिट देखेंगे कि उससे आखिर फायदे क्या है, उसका आउटकम क्या है। एक तरह से बेनिफिट क्या है कि ये इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है जहां लोगों को, ठीक है, उनके राइट्स के प्रति और उसके इंटाइटलमेंट के प्रति। तो राइट्स क्या है और उसके इंटाइटलमेंट्स क्या है, सरकार उनको क्या चीजें दे रही है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टैक्स का, उनके लिए ये इंटाइटल्ड है, तो उनके इंटाइटल्ड के बारे में भी एजुकेट करता है और राइट्स के बारे में भी एजुकेट करता है। ये एक तरह का कलेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां लोग अपने क्वेरीज और पूछ सकते हैं, अपने नीड्स को बचा सकते हैं, अपने ग्रीवियंसेस को बता सकते हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनको साझा कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ग्राम सभा का मीटिंग होता है, वो प्रोसेस में आप समझ जाएंगे। ग्राम सभा में सभी लोग जाते हैं, जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट देने वाले हैं, जो भी स्टेक होल्डर है, वहां अपनी बातों को रखते हैं, और अगर कुछ कंप्लेंट है तो वो भी बताते हैं। तो ये एक तरह से कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ये लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, सारे स्टेज पे, यानी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके साथ साथ, यानी कि ये प्रोसेस के साथ साथ काम करता है। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ सोशल ऑडिट होता है। ये क्या है, मेन कीवर्ड की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाता है गवर्नमेंट स्कीम में। दूसरा, ये स्ट्रेंथ है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। अब 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, पंचायत और
ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बने, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह बने। तो इसमें क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअल में हमारा मिल रहा है कि नहीं, इंश्योर हो रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो सोशल ऑडिट उसमें भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है और लोगों को ये स्ट्रेंथन करती है, यानी कि इस सिस्टम को, इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक तरह से डिसेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट है उसको और ताकत पहुंचाती है। अब देखते हैं इसके की फीचर्स क्या है, कैसा होना चाहिए एक सोशल ऑडिट। ये फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए, ये अवेयरनेस बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है, और ये बताना चाहिए कि क्या इंटरटेनमेंट है और क्या प्रोसेसेज है हर एक चीज का, ठीक है। और ये एक क्या तरह के स्पेस और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिससे डायलॉग होते हैं, सभी स्टेक होल्डर आके आपस में डायलॉग कैरी आउट करते हैं। इससे क्या होता है, टाइमली ग्रीवियंस का रिड्रेसल होता है और ये स्ट्रेंथ करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और इंस्टीट्यूशन को। ये लोगों के द्वारा एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है, ठीक है। किस पे प्रेशर बिल्ड किया जाता है? जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो भी पंचायत में काम कर रही है, ताकि वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को सही से इम्प्लीमेंट करे। तो ये कुछ की फीचर्स हो गए। आगे देखते हैं कि स्टेप्स और सोशल ऑडिट क्या है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर सोशल ऑडिट कैसे किया जाता है। तो ठीक, इससे बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमें पता हो स्टेप तो एक तरह से क्लियर पिक्चर बनता है। तो सोशल ऑडिट में क्या होता है, सबसे पहले सोशल ऑडिट कैलेंडर बनाया जाता है। अब ये सोशल ऑडिट कैलेंडर कौन बनाया जाता है? सोशल ऑडिट यूनिट्स बनाते हैं। मैंने बोला कि सरकार के द्वारा डेजिग्नेटेड किए गए कुछ यूनिट्स हैं जो कि जाके गांव में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, देखती हैं कि सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। तो वही सोशल ऑडिट यूनिट्स हैं जो हेल्प करते हैं गांव वालों को ऑडिट करने में। ये क्या करते हैं, ये सोशल ऑडिट कैलेंडर प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हर एक ग्राम पंचायत में कि इतने से इतने तारीख तक हम ये ऑडिट करेंगे, इतनी तारीख तक ये काम को ऑडिट करेंगे, ये सदस्य रहेंगे। तो सोशल ऑडिट कैलेंडर सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ विलेज रिसोर्स पर्सन। अब कौन ऑडिट करेगा? सारा पंचायत तो बैठ के ऑडिट नहीं करने लगेगा, तो उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये लोगों को सिलेक्ट कौन करते हैं? सोशल ऑडिट यूनिट करते हैं। हर एक स्टेट में लोगों का सिलेक्शन। अब इसमें कौन से लोग होते हैं जो ये कैरी आउट करते हैं? तो सबसे पहले लिया जाता है मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेफरेबली वुमेन मेंबर्स हो। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हो या जिनके फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं, उनको फिर से इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है। और ज्यादातर इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन जरूरी है। जो भी SC ST या नोटिफाइड ट्राइब्स, डिनोटिफाइड ट्राइब्स और अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, जो भी वुमेन है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, इसमें शामिल किया जा सकता है। यूथ को भी शामिल किया जा सकता है रूरल ग्रुप से, जैसे नेहरू हुआ, युवा केंद्र हुआ, भारत निर्माण वॉलंटियर्स हुआ। तो ये सारे लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। ये सिलेक्शन कौन करता है? ये सिलेक्शन किया जाता है सोशल ऑडिट यूनिट के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या है कि इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है और इनको बताया जाता है कि कैसे मनरेगा फंक्शन करता है, कैसे आप सोशल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो, सोशल ऑडिट कैसे कैरी आउट करना है, ये सारी चीजें इनको बताई जाती हैं। चौथा स्टेप आता है कंसोलिडेशन ऑफ रिकॉर्ड। जैसे ब्लॉक ऑफिस है, किसी भी पंचायत में एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक ऑफिस क्या करता है, सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराएगा? सोशल ऑडिट टीम को। फिर सोशल ऑडिट टीम क्रॉस चेक करेगी और वेरीफाई करेगी सारे डॉक्यूमेंट की, और ये देखेगी कि उस डॉक्यूमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है, ठीक है, वो उसी के लिए अलॉट हुआ था कि नहीं, यानी कि जो अलॉटमेंट और एक्सपेंडिचर सारा ये देखेगी। जो पांचों में आता है वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो इस वेरिफिकेशन के लिए क्या करेगी? जो भी सोशल ऑडिट टीम होगी वो क्रॉस वेरीफाई करेगी, ठीक है। कैसे क्रॉस वेरीफाई करेगी? तो वो एक्चुअल साइट पे जाएगी और वहां से वेरीफाई करेगी। आप ये वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट रिसीव किया गया है उसको सबसे पहले वेरीफाई करेगी। ये डॉक्यूमेंट कौन देगा? प्रोग्राम ऑफिसर देगा। जैसे ब्लॉक पे जो कर्मचारी है वो देगा, या ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव है उनसे ये लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके पास जाके, जैसे मनरेगा का कोई वर्कर है उसके पास जाके पूछेगा कि हाँ तुम्हें पैसा मिला है कि नहीं, कोई पैसा काटा तो नहीं है, इतना दिन तुमको काम करने का 100 दिन का गारंटी है, उतना दिन मिला है कि नहीं, ये सारे पूछेंगे। फिर उसके बाद ये वर्क साइट पर जाएंगे और उसके बाद मेजरमेंट करेंगे कि मान लीजिए कोई कुआं बनना था, कोई खड्डा खोदना था, तो वो कोई पोखड़ा बनाना था, तो जो भी पहले हमने सेट किया था जो भी पैरामीटर्स, उस पे ये सही से वर्क हुआ है कि नहीं, या एक्चुअल में भी रोड बना है कि नहीं, या खड्डा बना है कि नहीं, तो वो जाके चेक करेंगे क्वालिटी ऑफ द वर्क और मेजरमेंट ऑफ द वर्क, यानी कि 100% ये वेरिफिकेशन करेंगे एग्जीक्यूशन पॉइंट पे जाके। छठे स्टेप में क्या होगा कि ये लोग रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। अब रिपोर्ट तो गांव वाले प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं, तो गांव वाले केवल एविडेंस और फाइंडिंग इकट्ठा करेंगे और रिपोर्ट प्रिपेयर कराया जाएगा सोशल ऑडिट टीम।
ये सोशल ऑडिट टीम किसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है? ये ग्राम सभा के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है 7वें स्टेप में सोशल ऑडिट एंड ग्राम सभा। रिपोर्ट एक बार प्रिपेयर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सोशल ऑडिट के बाद ग्राम सभा की एक तरह की मीटिंग होगी, ठीक है, सोशल ऑडिट ग्राम सभा मीटिंग। इसमें क्या है, सोशल ऑडिट टीम जो है वो अपना फाइंडिंग दिखाएगा और वेरिफिकेशन स्टेज पे जो भी फाइंडिंग उनको मिला है वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, कोई भी ऑफिसर हो सकता है या ब्लॉक का कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई इंडिपेंडेंट अफसर, उसके सामने ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। उस समय क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी रहेगी वहां पे जो वो काम करवाया है, ठीक है। जो भी वीडियो के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वहां पे पंचायत में, वो जो भी काम करवाया है उसको वहां पे उपस्थित रहना है और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी स्टेक होल्डर हैं ग्राम सभा में, कोई भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए आपने ये काम करवाया था लेकिन ये काम हुआ है नहीं, तो उनको इसमें रिस्पॉन्ड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट 7वें 8वें स्टेप में क्या होगा, जन सुनवाई होगी, ठीक है। जन सुनवाई का मतलब क्या है, पब्लिक हियरिंग होगा, ठीक है। तो पब्लिक हियरिंग में क्या देखा जा सकता है कि जो भी सोशल ऑडिट का फाइंडिंग है या जो भी ऑर्डर इशू किया गया है, ठीक है, और उस पर क्या एक्शन टेकन लिया गया है, वो पब्लिक हियरिंग में सुनवाई होती है। अब जैसे एक वर्ड आता है ATR, इसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो यानी कि पिछले मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था और पिछले मीटिंग में हमने क्या फाइंड किया था, ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने वो क्या काम किया है, वो सारी चीजों पे चर्चा होती है कि देखिए हमने आपको ये बताया था, आपने अभी तक ये किया नहीं है। पब्लिक हियरिंग में, जन सुनवाई में यही होता है, यानी कि जो भी काम करने वाला होगा, जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी और लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई ये काम हमने बताया था, ये क्यों नहीं हुआ है। उसके बाद यही मतलब पूरा एक तरह से मोटा मोटी स्टेप है। ऐसे ही सोशल ऑडिट होता है। इसमें लास्ट में मैं एक वीडियो भी ऐड कर दूंगा जो कि और क्लैरिटी लाएगा। अगर उसको ऑप्शनल होगा, देखने का मन होगा तो देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब विलेज रिसोर्स पर्सन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक का काम करते हैं। जो भी गांव में ऑडिट करते हैं, ये मतलब सोशल ऑडिटिंग प्रोसेस में इनका सबसे प्रमुख योगदान इन्हीं का है, ठीक है। और यही जो लोग हैं वो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स को, ठीक है, तो ताकि वो सोशल ऑडिट कैरी आउट कर सके। यानी कि एक तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो गया, यानी कि ऊपर से एक सोशल ऑडिट यूनिट है जो कि इनको बताती है, विलेज रिसोर्स पर्सन को सिलेक्ट करती है, बताती है कैसे करना है, क्या करना है, और फिर एक तरह से ये इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करने का काम करते हैं गांव वालों के बीच में। और जो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों को चुना गया, जैसे विलेज रिसोर्स पर्सन कुछ चुने गए, ठीक है, जब वो कंप्लीट हो गया ऑडिटिंग प्रोजेक्ट, तो हो सकता है कि अगले बार में दूसरे लोग हो, तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का भी ये काम करते हैं। एक तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी काम होता है इनके थ्रू, तो एक तरह से मेजर रोल प्ले करते हैं, चलते हैं। अब देखते हैं कि सोशल ऑडिट की आखिर जरूरत क्यों है, ठीक है, क्या नीड है सोशल ऑडिट के लिए, ठीक है। तो एक तरह से एडवांटेजेस ही समझ लीजिए सोशल ऑडिट का, वही एक तरह से नीड है। देखिए सोशल ऑडिट क्यों है जरूरी, क्योंकि देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन पीपुल वांट एंड पीपुल गेट, यानी कि लोग जो चाहते हैं और लोगों को जो मिलता है वैसे उसमें बहुत सारा अंतर है, यानी कि जो लोग चाहते हैं उनको वैसा नहीं मिल पाता। तो जैसे ही सोशल ऑडिट आता है, ये एक तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज करता है पॉलिसी मेकर्स पे और इम्प्लीमेंटर्स पे, ठीक है। कैसे कंट्रोल करता है, पहला तो ये करप्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि जो भी इरेगुलरिटीज है, माल प्रैक्टिसेज है पब्लिक सेक्टर में, उन पे ये नजर बना के रखते हैं और एक तरह से ये इस इंटर्न ये करप्शन और लीकेजेस को खत्म करता है। लीकेज क्या है, जैसे कि मनरेगा में कुछ पैसा आया, ठीक है, तो बिचौलिए क्या होते हैं, पैसा खा जाते हैं, जिसको हम लोग लीकिंग बोलते हैं। तो ये क्या है कि लीकेजेस को खत्म करेगा, यानी कि अगर 1000 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है, 5 दिन के काम के लिए किसी वर्कर को, तो क्या है उसमें से 800 रुपया मुखिया खा जाएगा, ये प्रधान खा जाएगा। तो ये क्या है, लीकेज को खत्म करके सारा पैसा पहुंचे बेनिफिशियरी तक, ये भी काम करते हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो सोशल ऑडिट करप्शन को खत्म करता है। दूसरा, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को हमेशा मॉनिटर करते रहता है और हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करते रहता है। कैसे फीडबैक प्रोवाइड कराए, क्योंकि ग्राम सभा में सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बैठी होती है, पंचायत सचिव वगैरह सब कुछ रहते हैं, मुखिया हो गया, तो ये क्या है, एक तरह से फीडबैक प्रोवाइड कराया जाता है लोगों के द्वारा। तो करप्शन कंट्रोल किया और रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फीडबैक दिया। अब ये चीजें नहीं रहेंगे तो क्या होगा, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ठीक है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो भी फंक्शन कर रही है, यानी पंचायत वगैरह जैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है सोशल ऑडिट। और जो ट्रस्ट गैप है किसके बीच में, लोगों के बीच में और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, पंचायत के बीच में, उस ट्रस्ट को खत्म करता है।
चौथा है पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। सोशल ऑडिट कैसे पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है, सारे स्टेक होल्डर मिले हुए हैं किसी काम को, तो ये पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को ये फुलफिल करता है। ठीक है। अगला है स्ट्रेंथन ग्राम सभा। ग्राम सभा को और मजबूत दिया जाता है। एक्चुअली ग्राम सभा को देखेंगे तो लिंचपिन रूरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का ग्राम सभा ही है, क्योंकि सारी चीजें ग्राम सभा के लेवल पे होती हैं। और मनरेगा एक्ट ने, और ये क्या कहते हैं, जो 73 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने पावर दिया है ग्राम सभा को कि ग्राम सभाएं सोशल ऑडिट कैरी आउट कर सकते हैं। तो ग्राम सभा एक तरह से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कोई भी पब्लिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। ग्राम सभा क्या है कि जो भी किसी एरिया के जो लोग हैं जिनको वोट देने की क्षमता है, वो ग्राम सभा के, जिसका वोटर आईडी कार्ड है, वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से ग्राम सभा को मजबूत करता है, लोकल गवर्नमेंट्स को भी स्ट्रेंथन करता है। छठा है जनरेट डिमांड्स। ठीक है। डिमांड्स कैसे जनरेट करेगा, क्योंकि ग्राम सभा में अगर लोगों की बातचीत होती है तो लोगों का क्या नीड है वो खुल के सामने आता है। ठीक है। यानी कि रियल प्रॉब्लम पता चलता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी प्रधान बैठा है वहां पे, तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है लोगों का पता चलता है। रोड, पानी, जो भी जिसके भी रिलेटेड है, वो एक तरह से डिमांड जनरेट करने का काम करता है। ये इंप्रूव करता है प्रोफेशनलिज्म। कैसे प्रोफेशनलिज्म करता है, क्योंकि पंचायत में क्या है कि आप गए बीडीओ के पास, ठीक है, या जो भी है लोग ऑडिटिंग यूनिट जो भी है, वो गई बीडीओ के पास, बोले कि हमें ये चीज दस्तावेज आप मुहैया कराइए। या पंचायत में गई पंचायत सचिव के पास, आप बोले कि ये रिकॉर्ड हमें दीजिए, हमें ऑडिट कैरी आउट करना है। तो ये क्या करेगा, पंचायत को मजबूर करेगा ताकि आपके रिकॉर्ड्स आप अपने सही से रखें, नहीं तो फिर क्या होगा, उस पर क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये पंचायत के भी प्रोफेशनलिज्म को एक तरह से बनाता है, यानी कि जो भी बीडीओ है या ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी अपने रिकॉर्ड को सही से कीप करना होगा, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा से करना होगा। तो ये क्या इंटरनल प्रोफेशनलिज्म को भी बढ़ाता है। आठवां क्या है, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म। जैसे हमने डिस्कस किया कि ग्राम सभा के थ्रू एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि लोग अपने कॉमन नीड्स को डिस्कस कर सके, और एक सोशल कोहेशन को ग्रो करता है, सोशल कोहेशन को भी बढ़ाता है। सोशल कोहेशन क्या होता है, एक भागीदारी, आपसी भागीदारी, भाईचारा, उसको भी एक तरह से बढ़ावा देता है। सोशल कोहेशन को चलते हैं आगे। अगला है कि कुछ की चैलेंजेस है इसमें, यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और बाकी चीजों में कुछ की चैलेंजेस है। इन की चैलेंजेस को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और दूसरा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। गवर्नमेंट को हमने रखा है सप्लाई, यानी गवर्नमेंट को ये चीजें मुहैया करानी है, और डिमांड ये लोगों की मांग है, इसलिए इसको डिमांड साइड में रखा गया है। और ये सारे की चैलेंजेस हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट साइड पे क्या चैलेंजेस है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि ऐसा देखा गया है कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो सही से रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हो पाती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक तरह का चैलेंज है, ताकि अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ऑडिटिंग होगा कैसे। दूसरा है नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, जिसके लिए कोई एक्ट नहीं है सोशल ऑडिट के लिए। जैसे बताया कि मेघालय अपने एक्ट के साथ आया है, लेकिन सेंटर पे इसका कोई एक तरह से स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, यानी कि कोई एक्ट नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है इसका, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि इसको कैरी आउट कर सके। ठीक है। कैग भी क्या कर सकता है, अगर ये ऑडिट रिपोर्ट ऊपर भी जाए तो कैग क्या कर सकता है, इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी एक्सेप्ट करता है जो भी सोशल ऑडिट की रिपोर्ट को। तो कैग का एम्पावरमेंट नहीं है पीआरआई के रिकॉर्ड्स को एक तरह से चेक करने का। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन की एक जरूरत है, सेपरेट इंस्टीट्यूशन की, जो कि सोशल ऑडिट कैरी आउट कर सके। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, पहला इशू। दूसरा इशू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तीसरा इशू है ब्यूरोक्रेटिक रजिस्टर्स। अब क्या है कि आप कहीं जाओगे ऑफिस में, बोलोगे कि नहीं मुझे रिकॉर्ड देखना है, दिखाओ तो क्या रिकॉर्ड है। तो क्या है, ब्यूरोक्रेटिक रजिस्टेंस एक तरह से आएगा कि हु आर यू टू टेल मी, वो वाला कंसेप्ट आएगा कि तुम कैसे मान सकते हो कि एक आम आदमी होके कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, मैं कैसे रिकॉर्ड रख रहा हूँ, आप कौन है बोलने वाले। तो एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक रजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है। तीसरा एक तरह का काम हो गया। अब डिमांड देखते हैं, सिटीजन्स की तरफ से क्या चैलेंज है। पहला है अवेयरनेस एंड कैपेसिटी। ठीक है, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी क्या है, क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह का कुछ वो नहीं है, और अवेयरनेस भी नहीं है कि सोशल ऑडिट होता है क्या है, कैसे कैरी आउट किया जा सकता है, कैसे हम अकाउंटेबल रख सकते हैं। तो अवेयरनेस और कैपेसिटी की कमी है। ठीक है। तो और एक तरह से और कमी है कि अगर लोग क्या है फॉल्ट फाइंडिंग नेचर के हो जाते हैं, यानी कि कैसे भी गड़बड़ी हम निकाल दें, फॉल्ट फाइंडिंग होना या कैपेसिटी की कमी होना, ये एक पहला पहलू है। दूसरा है सोशल क्लीवेजेज। ठीक है,
सोशल क्लीवेजेज क्या हो, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, तो औरत कैसे शामिल हो सकती है इस ग्रुप में, या ये नीचे तबके का आदमी है तो लोअर कास्ट में है, ये कैसे आ सकता है। तो ये क्या है, सोशल स्टिग्मा है, ये भी एक तरह का चैलेंज है, ठीक है। या फिर मुखिया बोलेगा कि हम जो काम करवाए हैं उसको तुम कौन होते हो चेक करने वाले, या तुम उस जाति के हो, तो ये सारे भी एक तरह से प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम है यहाँ सिटीजन साइड में पैरास्टेटल बॉडी। अब पैरास्टेटल बॉडी क्या है, ये अकाउंटेबल नहीं है सोशल ऑडिट के। पैरास्टेटल बॉडी क्या था कि जैसे सरकार टाइम टाइम पे बहुत सारे ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज को बनाई है। ऑटोनोमस बॉडी क्या है कि जिससे केवल फुल्ली जिसमें सरकार का आधिपत्य हो, और सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्या है कि जिसमें एक तरह से सोसाइटी की तरह, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो रजिस्टर्ड हो, तो ये पैरास्टेटल बॉडी थी। तो सरकार क्या था पहले, अभी क्या है कि अभी नए फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार एक्चुअल में पैसा एलोकेट होता है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के लिए, यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। पहले जब पीआरआई नहीं था तो गांव के लेवल पे या पंचायत के लेवल पे कोई भी प्रोग्राम और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैरास्टेटल बॉडी बनाई गई थी सरकार के द्वारा। कि कोई एक्चुअली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं आया था तब, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी डीआरडीए हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डीएचएस हो गया, और ये फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, इस तरह की कोई एजेंसी थी, इसको हम लोग बोलते हैं पैरास्टेटल बॉडी। ये क्या काम करती है, ये पंचायत लेवल पे बहुत सारे वर्क को ये सब इम्प्लीमेंट करती है, जैसे इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ऐसे करके इंदिरा आवास योजना, ये सारी चीजें क्या है, ये इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि ये अंडरमाइन करते हैं फंक्शनल ऑथोरिटी ऑफ पीआरआई। एक्चुअल में ये काम किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए, लेकिन ये बॉडीज इंटर्न ये सारे काम करती हैं, तो एक तरह से ये पंचायती राज को हैम्पर करती हैं। अब सोशल ऑडिट के कंसेप्ट में कैसे हैम्पर करती है, ये प्रॉब्लम कैसे है, क्योंकि ये अकाउंटेबल नहीं है सोशल ऑडिट के, इनके काम में सोशल ऑडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वही मनरेगा के लिए है, क्योंकि मनरेगा के थ्रू ही कोई काम होगा तो उसमें सोशल ऑडिट होगा। तो ये पैरास्टेटल बॉडीज भी एक तरह का इनमें अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। पुअर पब्लिसिटी एंड नो एक्शन टेकन रिपोर्ट। पुअर पब्लिसिटी क्या है, मीडिया भी जागरूक नहीं है लोगों को करने में, मीडिया का भी यहाँ रोल है कि लोगों को जागरूक करे, सरकार का भी रोल है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी कैरी आउट करे कि सोशल ऑडिट एक चीज होता है और लोग वैसा कर सकते हैं, ठीक है। एटीआर क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि ग्राम सभा में ऐसा देखा जाता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में कोई चर्चा नहीं होती, या क्या एक्शन लिया गया है उसको भी कोई चर्चा नहीं होती। मान लीजिए कि हम लोग कोई भी अथॉरिटी है उसको अकाउंटेबल, उसको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर वो कैरी आउट नहीं कर रहा है वो प्रॉब्लम, कुछ एक्शन टेक नहीं कर रहा है उस पर, अगर ब्लॉक लेवल पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या फिर लीगल बैकिंग क्या है, कौन उसको दंडित करेगा, क्या दंड होगा, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। मान लीजिए कि कोई फैक्ट निकाल के ले लिया है कि इसमें करप्शन है, ये सही से नहीं हुआ, तो उसका कुछ लीगल बैकिंग होना चाहिए ना, कि एक इंस्टीट्यूशन होगा, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो इसके हाथ में पावर रहेगा कि सोशल ऑडिट को वो जबरदस्ती इन्फोर्स करवा सकता है, नहीं तो पेनल्टी ले सकता है, तो उससे कुछ लीगल बैकिंग नहीं है, और एटीआर पे भी चर्चा नहीं होती। तो एक तरह से ये सारे क्या है की चैलेंजेस हो गए इसके इम्प्लीमेंटेशन में। गवर्नमेंट के साइड के क्या चैलेंज हुए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, नो स्ट्रेटेजिक बैकिंग, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, सिटीजन्स के साइड पे प्रॉब्लम हो गया, अवेयरनेस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, फॉल्ट फाइंडिंग टाइप का है, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, ठीक है, पैरास्टेटल बॉडी है, ये सारे क्या है, पुअर पब्लिसिटी है, नो एटीआर है, ये सारे प्रॉब्लम हो गए। अब सिटीजन्स के साइड पे एक प्रॉब्लम और ऐड कर सकते हैं कि सिटीजन्स जो है वो डेली अपने जीविका में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास अपना डेली वर्क है, तो इसके लिए नो टाइम एंड मोटिवेशन, यानी उनके पास टाइम भी नहीं है, वैसे मोटिवेशन भी नहीं है कि इस काम को हम करें, क्योंकि इसमें कुछ पैसा थोड़ी मिल रहा है। अब जो डेली वेज लेबर है तो वो क्या ऑडिट करके जाके, ठीक है, उससे अच्छा तो वो अपना एक तरह से पैसा कमाए, कहीं जाके जॉब वॉब करे। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं कि इस चैलेंजेस को कैसे खत्म किया जा सकता है और क्या क्या स्टेप ले सकती है सरकार जिससे सोशल ऑडिट को और मजबूत बनाया जाए, ठीक है। तो पहला है कि प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंसेस टू सोशल ऑडिट यूनिट्स। जो सोशल ऑडिट यूनिट्स किसके द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उनको अपने काम को करने के लिए फंड की जरूरत होगी, क्योंकि उसमें कोई तो कुछ स्टाफ होगा, सैलरी देना पड़ता होगा, ये सारी चीजें हैं, तो उसको और ज्यादा फंड देना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 2012 में बोला था कि 1% जो भी है मनरेगा का एक्सपेंस उसको सोशल ऑडिट यूनिट्स के लिए रखा जाए, ठीक है, लेकिन बाद में इसको कम करके 0.5% कर दिया गया है। तो ये क्या है, पहला तो एक तरह का फाइनेंसेज होना चाहिए ताकि सोशल ऑडिट यूनिट्स को। दूसरा क्या है कि रिसोर्स हब होना चाहिए सोशल ऑडिट का। रिसोर्स हब होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो है
ठीक है, इसको प्रोवाइड कराना चाहिए असिस्टेंस, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को और सोशल ऑडिट यूनिट को, ताकि उनको पैरामीटर प्रोवाइड किया जा सके या ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकते हैं कि कैसे मॉनिटर करना है, इवेलुएट करना है, कैसे रिसर्च कैरी आउट करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, ठीक है, कैसे सर्टिफाई करना है ट्रेनर्स को। तो इसके लिए क्या है, एक तरह का रिसोर्स हब बनाने की जरूरत है, ठीक है। एक तरह से ये डाटा प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करे, या स्टाफ एजेंसी का एक तरह से कहें ये काम कर सकता है। तीसरा क्या है, सपोर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ऐसा देखा गया है कि जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो सपोर्ट नहीं देते हैं सोशल ऑडिट प्रोसेस को, ठीक है। तो ना ही उसको प्रॉम्प्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट भी नहीं बनाया जाता है, या उस पर क्या एक्शन लिया गया है वो भी नहीं बताया जाता। तो जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन हो सकता है, जैसे कि ब्लॉक लेवल पे अगर कोई काम होता है तो उस ऑफिस का जो हो सकता है प्रधान हो सकता है वहीं का, ठीक है, या किसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गया। अब ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहते तो है मीटिंग में, ठीक है, लेकिन प्रोसेस में, ड्यू प्रोसेस में, ऑडिटिंग के प्रोसेस में ये लोग उतना सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। ना ही डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ना ही ये बताते हैं, जस्टिफिकेशन दिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। तो इनको क्या है, इनका एक्शन प्रॉम्प्ट होना चाहिए फाइंडिंग पे, ताकि सही से काम कर सके सिस्टम। चौथा है कि लीगली सैंक्शन आउटकम। अब क्या है कि जो भी आउटकम है सोशल ऑडिट का, ठीक है, इसके पीछे एक लीगल सैंक्शन होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए कि अगर हम सोशल ऑडिट कैरी आउट किए और इसमें ये चीजें पता चली, गड़बड़ी पता चली, तो उसके आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि कुछ अगर सोशल ऑडिट टाइप का कुछ एक्ट हो तो और उसमें ये फाइंडिंग मिले तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को इतना हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, जेल हो सकती है, ऐसा कुछ करके एक लीगल बैकिंग लाए ताकि इसको और मजबूत बनाया जा सके। उसके बाद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि सोशल ऑडिट को यानी ग्राम पंचायत लेवल पे हमेशा 6 महीने में एक बार जरूर कैरी आउट करवाना चाहिए। उसके बाद है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और नोटिस बोर्ड। जो भी ग्राम सभा है, ठीक है, वो पंचायत से डिमांड कर सकते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है आप एक बोर्ड पे चिपकाइए, ठीक है, और उसमें बताइए कि क्या है, अभी का प्लानिंग क्या है और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, और हमारे आउटकम्स भी दिखाइए। इससे थोड़ा सा एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी और ज्यादा लोग अकाउंटेबल बनेंगे। आठवां है नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन, सातवां है और थ्रू रेगुलर मीटिंग्स। तो ग्राम सभा की मीटिंग रेगुलरली होनी चाहिए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि सोशल ऑडिट का प्रोसेस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों में एक तरह से ट्रेनिंग और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकता है। आठवां क्या है, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। जरूरी है कि इसमें सिविल सोसाइटी के लोग अभी आए, जैसे कि एनजीओ के लोग आए, या गांव में जो एक तरह से कॉलेज के स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हो, ये सारे लोग मिलके, ठीक है, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटेबल बनाया जा सके सरकार को। तो डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग रहेंगे तो वो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अगर एजुकेटेड लोग रहेंगे तो वो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सकती है। मीडिया का भी इसमें रोल है कि मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि गांव में अवेयरनेस फैलाया जा सके रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है, और रूरल कंसर्न्स क्या है उसको बताया जा सके। इसमें अब आप ऐड कर सकते हैं कि देयर शुड बी एन एक्ट, और लीगल बैकिंग भी होना चाहिए इसका। लीगल बैकिंग इन द सेंस कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, कोई एक तरह से अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाना चाहिए कि जो सोशल ऑडिट को मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सके। इसके बारे में आप जो भी उधर इश्यूज था उससे आप खुद से निकाल सकते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी का रेजिस्टेंस है उसको खत्म होना चाहिए, यानी कि जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मोरली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टुवर्ड्स द नीड ऑफ पब्लिक। उसके बाद और हम लोग क्या दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जिसको हम लोग पारा स्टेटल बॉडीज बोले, उनको भी लाना चाहिए अंडर प्रीव्यू ऑफ सोशल ऑडिट। उस तरह से क्या होना चाहिए और क्या ला सकते हैं, तो उस तरह से और चीजें भी इसमें ऐड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या हमारे इश्यूज थे। मेन वही है कि इसका एक सेंट्रल लेवल पे एक पहला अगर आपको लिखना होगा तो वही लिखिएगा कि सेंट्रल लेवल पे सरकार को एक एक्ट लेके आना चाहिए सोशल ऑडिट के लिए, और स्टेट को भी अपने अपने एक्ट क्रिएट करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट, या जैसे भी हो, ठीक है। तो अगर ये आपको लेक्चर स्लो लगता हो तो इसको फास्ट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।